हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लास 12th लेसन फर्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अब तक हमने जो टॉपिक स्टडी कर लिए हैं वो है आवेश की प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी। आवेश से संबंधित जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने भी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में हमने थॉमस का एक्सपेरिमेंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नामकरण किया, फिर आवेश के मात्रक, आवेश के छोटे मात्रक, बड़े मात्रक हैं, आप आवेश के मात्रकों में संबंध है। उसके बाद में हमने आवेशों की जो मूलभूत प्रॉपर्टी थी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसमें आवेशों की योज्यता, निश्चरता, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का संरक्षण। उसके बाद कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के बाद में कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर हमने अध्यारोपण का सिद्धांत किया था, बहुल आवेशों के मध्य, दो से ज़्यादा आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल। तो ये टॉपिक हमने अब तक स्टडी किए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र, जो कि पाठ का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए चुंबक है, क्षण चुंबक है। बच्चे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हमने भी हम अपने छोटे स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं कि कोई चुंबक है, उसके पास हम कोई लोहे की, धातु की वस्तु रखें, कोई कील रखें, धातु की वस्तु है या कील है, तो ये इसे आकर्षित नहीं हो रही। लेकिन जैसे जैसे इसको पास लेके आते हैं वैसे आकर्षित होती रहती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब इसको यहाँ ला के छोड़ते हैं तो ये अपने आप तुरंत इसके साथ आके चिपक जाती है। तो इसका मतलब हुआ इस कंडीशन से पहले इसे दूर दूर वाले किसी भी कंडीशन में इसके मध्य आकर्षण बल नहीं था, चुंबक और धातु की वस्तु के मध्य। परंतु जैसे ही हम धातु की वस्तु को यहाँ इसके पास ला के छोड़ा, इसके बाद किसी भी कंडीशन में ला के छोड़ दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए इसके चारों तरफ, ये इसके पास तुरंत आके चिपक जाएगी। इसका मतलब इस चुंबक के आसपास का ये कुछ क्षेत्र है जिसके अंदर ये उस धातु की वस्तु को अपने क्या कर रहा है, आकर्षित। तो चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य धातु की वस्तु को रखने पर या किसी चुंबक को रखने पर वो उसे अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, क्योंकि चुंबक के समान ध्रुव में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। जबकि धातु की वस्तु हमेशा उससे क्या होती है, आकर्षित। कहने का मतलब चुंबक के आसपास एक ऐसा रीजन होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी वस्तु को रखने पर वो बल का अनुभव करेगी। तो वो जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र कहलाता है उसका चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है वो, उसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक ऐसे आवेश के लिए भी होता है। मान लीजिए आवेश है, इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में हमने यहाँ पे कोई एक अन्य आवेश रख दिया Q1। इसके मध्य कोई बल नहीं लग रहा था, ये इसे प्रतिकर्षित नहीं, और जहाँ है वहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रखा Q2 धनात्मक, इसके मध्य भी कोई बल नहीं लगा, ये जहाँ है वहीं है अपने कंडीशन में, आकर्षण बल नहीं लग रहा। इसका मतलब Q1 और जो Q2 चार्ज है वो Q के विद्युत क्षेत्र में नहीं है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र आवेश Q के चारों ओर का जहाँ किसी अन्य आवेश को रखने पर या उसके अंदर किसी आवेश को रखने पर वो आवेश उससे या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वो जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में आप कोई भी चार्ज कितना भी बड़ा छोटा रख दीजिए, वो उसे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह बल अनुभव करे, कौन सा बल, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। डेफिनेशन इसकी मैं आपको लिखवा देता हूँ कि क्या डेफिनेशन होगी इसकी। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह
आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र के बाहर आप कोई भी चार्ज रख दीजिए, कितने भी परिमाण का रख दीजिए, वो ना तो उसे आकर्षित होगा ना वो उसे प्रतिकर्षित होगा। मतलब किसी भी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ही किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह अनुभव करेगा बल का, अदरवाइज ना तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा ना ही वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद हमने यहाँ पे दो चीज़ पढ़नी है। क्या है? पहली चीज़, एक तो होता है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मीनिंग सोर्स चार्ज, और दूसरा हमने स्टडी करना है टेस्ट चार्ज। दूसरा क्या अध्ययन करना है? टेस्ट चार्ज। इसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। अब ये क्या चीज़ है? स्रोत आवेश वह आवेश जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? स्रोत आवेश कहलाता है। तो जो आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा? स्रोत। ये स्रोत है विद्युत क्षेत्र का। तो वह आवेश जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वह कहलाता है स्रोत आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? वह आवेश जो किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध करवाता है, जानकारी देता है, वह टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश कहलाता है। सबसे मेन बात क्या है परीक्षण आवेश की? सबसे मेन बात ये है, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज का स्वयं का, सेल्फ का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। सबसे मेन बात। दूसरी जो बात है इसकी, मेन जो बात है दूसरी, वो क्या है? परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश, वह स्रोत आवेश पर कोई भी बल का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण, कोई भी बल आरोपित नहीं करता। अर्थात इसकी वर्डिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, अर्थात परीक्षण आवेश स्रोत आवेश को प्रभावित नहीं कर सकता या नहीं करता। ये कुछ विशेषताएं हैं किस की? परीक्षण आवेश की। परीक्षण आवेश कौन सा है? जो जांच करेगा, किसकी जांच करेगा? कि जो आवेश हमने रखा है उसका विद्युत क्षेत्र है या नहीं, हमें जानकारी देगा किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की। दूसरा, परीक्षण आवेश का स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, पहली बात। और जो परीक्षण आवेश होगा वो परीक्षण आवेश किसी अन्य आवेश पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगाएगा। कहने का मतलब दूसरे आवेश पर या स्रोत आवेश पर
बल नहीं लगाएगा उसे प्रभावित नहीं करेगा परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश स्रोत आवेश को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये बातें हैं। तो विद्युत क्षेत्र हो गया, स्रोत आवेश हो गया और आपका परीक्षण आवेश। आगे देखते हैं हम आपस में क्या रिलेशन है इसका। तो देखिए आगे क्या हो सकता है अब इसके बाद। बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। और दूसरा देखते हैं, बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज के हम विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को रख रहे हैं। ये परीक्षण धनावेश है, हम इसकी बात करेंगे अभी, यह मैं आपको बता देता हूँ। एक तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है परीक्षण धनावेश के संबंधित, परीक्षण आवेश के रूप में सदैव प्लस Q0, इसे कहते हैं परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश को लिया जाता है। किससे लिया जाता है? परीक्षण धनावेश को। और इसकी जो वैल्यू होती है वो इकाई होती है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, इकाई परिमाण होता है इसका। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, परीक्षण आवेश के रूप में सदैव परीक्षण धनावेश प्लस Q0 को लिया जाता है। तो ये आपका बिंदु आवेश है प्लस Q, इसके चारों ओर हमने क्या रख दिए? परीक्षण धनावेश। तो देखने वाली बात है कि इसके कारण ये कहाँ गति करेगा। अगर चौथी बात लिखना चाहें तो मैंने वैसे बात बताया था कि परीक्षण धनावेश जो है ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, बिंदु आवेश को। ये स्वयं प्रभावित होता है, ना तो इस परीक्षण धनावेश का विद्युत क्षेत्र होता है, ना ही ये प्रभावित करता है बिंदु आवेश को। ये खुद ही प्रभावित होता है और ये खुद ही जांच करके बताएगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है या नहीं, उसका विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण ये कहाँ गति करेगा, क्योंकि ये तो प्रभावित हो नहीं सकता, परीक्षण धनावेश प्रभावित होगा। तो इस प्लस के कारण ये प्लस क्यू आवेश कहाँ गति करेगा? दूर जाएगा इसे, इस तरीके से। इसके कारण ये कहाँ गति करेगा? ये भी दूर गति करेगा। इसके कारण ये कहाँ गति करेगा? ये भी दूर गति करेगा, ये भी दूर गति करेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि परीक्षण धनावेश जो होता है वो हमें जानकारी प्रदान करता है किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की, और साथ ही साथ जो बातें हमने लिखी है कि परीक्षण धनावेश प्रभावित नहीं कर सकता किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को, वो स्वयं प्रभावित होता है। तो कुल मिला के फिर हम विद्युत क्षेत्र देखना चाहें प्लस क्यू आवेश का, तो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? बाहर की ओर। कैसे होगा? बाहर की ओर। तो ये जो एरो के निशान है ये आपको ये शो कर रहे हैं कि अगर इसके प्लस क्यू आवेश के चारों ओर जो इसका विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के भीतर यदि परीक्षण धनावेश रखा जाए, टेस्ट चार्ज अगर रखा जाए, तो टेस्ट चार्ज इसके कारण कहाँ गति करेगा? बाहर की ओर। और बाहर की ओर गति करेगा तो प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर। तो हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश के लिए बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है जी। माइनस क्यू चार्ज के लिए कैसे होगी? तो ये मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है। अब आप इसके चारों ओर परीक्षण धनावेश रख के देखिए, ये चार्ज है परीक्षण धनावेश, ये और उसके विद्युत क्षेत्र में स्थित है ये। तो इसके कारण ये कहाँ गति करेगा? अंदर की ओर, क्योंकि प्लस और माइनस में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल, तो अंदर आएगा।
इसके कारण ये कांगती करेगा अंदर की ओर, इसके कारण ये कांगती करेगा अंदर की ओर, इसके कारण ये कांगती करेगा अंदर की ओर। तो कुल मिला के माइनस क्यू चार्ज के कारण जो हमारे पास परीक्षण धनावेश है प्लस क्यू ज़ीरो, ये कहाँ गति करेंगे? अंदर की ओर। और यदि अंदर की ओर गति करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि बिंदु आवेश माइनस क्यू के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसे होता है? अंदर की ओर, भीतर की ओर होता है। समझ आया कि माइनस क्यू चार्ज है, इसके विद्युत क्षेत्र में अगर सभी जगह परीक्षण धनावेश रखा जाए, टेस्ट चार्ज रखा जाए, तो वो प्लस क्यू जीरो आवेश ही प्रभावित होगा, ये तो प्रभावित होगा नहीं। तो ये माइनस क्यू चार्ज उसको कैसे प्रभावित करेगा? उसको अंदर की ओर खींचेगा आकर्षण बल के कारण। तो हम क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू का मतलब ऋणात्मक आवेश, माइनस क्यू आवेश के लिए भीतर या अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा कैसे होती है? बाहर की ओर फैलती हुई, ये भी कह सकते हैं फैलती हुई, अनंत की ओर, अनंत की ओर जा रही है ये फैलती हुई। और माइनस क्यू आवेश के कारण दिशा कैसी होती है? भीतर की ओर, अंदर की ओर। या यूँ कह सकते हैं कि अनंत से अंदर की ओर आ रही है, क्यों? अनंत से आ रही है रेखाएं ये अनंत की अंदर की ओर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होता है? भीतर की ओर, अंदर की ओर। ये बात है। इसके बाद और विद्युत क्षेत्र दिशा बता रहा है, तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब अगली जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सामान्यतः विद्युत क्षेत्र को मैथमेटिकल या गणितीय रूपांतरण जब करते हैं तो विद्युत क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। इसका मतलब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को जब हम मैथमेटिकल गणितीय रूपांतरण करते हैं तो विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को साधारण शब्दों में विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? परिभाषा है इसकी, किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युतीय बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। परिभाषा में कंप्लीट कर रहा हूँ एक बार। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण परीक्षण धनावेश पर, परीक्षण धनावेश क्या होता है? प्लस क्यू ज़ीरो। परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युतीय बल ही उस बिंदु पर क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं कैपिटल ई वेक्टर से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से क्यों लिखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ई लिया हुआ है। और वेक्टर क्यों है? क्योंकि ये दिशा दर्शाता है, सदिश राशि है। और इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन में प्लस क्यू ज़ीरो। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन में प्लस क्यू ज़ीरो। सही है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण परीक्षण धनावेश पर जो विद्युतीय बल लग रहा है वो बल ही क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमने ये बताया था कि प्लस क्यू ज़ीरो जो होता है वो अल्प होता है। क्या होता है? अल्प।
यदि हम इसका मान इकाई मान लें प्लस Q0 का मान 1 मान लें तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, E वेक्टर बराबर F वेक्टर, और मोड लें, मोड लेने पर तो E बराबर क्या आ जाएगा, F परिमाण E बराबर F। तो परिभाषा एक और बन सकती है, क्या परिभाषा बन सकती है, परीक्षण धन आवेश ऑब्लिक इकाई आवेश, इकाई धन आवेश, परीक्षण धनावेश या इकाई धनावेश पर लगने वाला विद्युतीय बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परीक्षण धनावेश या इकाई धनावेश पर लगने वाला विद्युतीय बल, जो विद्युतीय बल है उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से डेफिनेशन हो गई है। सदिश राशि क्यों है वो हमने बता दिया, साथ में लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि। सदिश क्यों है, क्योंकि धनावेश के लिए इसकी दिशा कैसी होती है, बाहर की ओर, और अनावेश की दिशा कैसी होती है इसकी, अंदर की ओर। तो सदिश राशि है। मात्रक क्या है इसका, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक प्रति कूलम, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। विमा चेक करें तो विमा क्या होगी, बल की विमा, बल की विमा m1 L1 T-2, और आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1। तो कुल मिला के क्या चार्ज विमा आएगी, m1 L1 T1, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3, तो माइनस का 3, और A ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो विमा आएगी m1 L1 T-3 A-1। तो दो डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश के कारण परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युतीय बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्योंकि ये अल्प होता है, हम इसका मान इकाई मान लें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E बराबर F, मोड लेने पर तो क्या बना, परीक्षण धनावेश या इकाई धनावेश पर लगने वाला विद्युतीय बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, और विमा होगी m1 L1 T-2 अपॉन A1 T1 आवेश की विमा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 L1 T-3 A-1। तो ये विमा है, ये न्यूटन प्रति कूलम मात्रक है, और राशि किस प्रकार की है, सदिश। अब इसी के बाद एक फॉर्मूला और ड्राइव करें। यदि हमने किसी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्लस Q, यहाँ से वैसे अगर देखना चाहें तो F वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, F वेक्टर जो विद्युतीय बल है वो क्या आएगा, Q0 E वेक्टर, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें तो Q0 E वेक्टर। यदि किसी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश Q उपस्थित हो, अन्य आवेश Q उपस्थित हो तो उस पर लगने वाला विद्युतीय बल, उस पर लगने वाला विद्युतीय बल, तो F वेक्टर बराबर E वेक्टर तो आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q0 की जगह क्या आएगा, Q। क्यों, क्योंकि इस बार हमने किसी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश नहीं रखा, कोई अन्य आवेश रख दिया, और वो अन्य आवेश कितना है, Q। तो F वेक्टर बराबर क्या आएगा, Q E वेक्टर। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आगे के डेरिवेशंस में। अब एक बात है कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों, क्या ऐसी नीड हुई कि हमें इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना पड़ा या विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करना पड़ा। तो होता क्या है, जब दो चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य जो विद्युतीय बल होता है वो हम कूलम बल से दे सकते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा r चार्ज हैं, 4, 5, 6 या आवेशों का कोई पूरा निकाय है, तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है किसी एक आवेश पर, उन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल है
वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से डिफाइन कर सकते हैं, परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो दो आवेशों के मध्य बल तो कूलॉम बल से मिल जाएगा, आवेशों के निकाय में परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से मिल जाएगा। लेकिन एक आवेश के चारों ओर कितना विद्युत क्षेत्र है, उसके चारों ओर किसी अन्य आवेश को रखने पर वो आवेश पुराना जो चार्ज है आपका, जो पहले से विद्यमान है, फॉर एग्जांपल ये कोई चार्ज है, इसके पास कोई आपने दूसरा चार्ज रखा, तो ये दूसरा चार्ज Q1 इस पुराने वाले चार्ज से किस प्रकार से प्रभावित होगा, ये इसके पास आएगा, दूर जाएगा, या ये इस पर किस प्रकार से बल लगाएगा, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र को डिफाइन किया है कि किसी एक आवेश के चारों ओर ऐसा क्या है जिसके बाद दूसरा आवेश उससे प्रभावित होता है, कितना प्रभावित होगा, उस सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया है। तो दो आवेशों के मध्य तो कूलॉम बल से मिल जाएगा बल, हमें अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी निकाय का मिल जाएगा। लेकिन एक आवेश दूसरे आवेश को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, उसे किस प्रकार से आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, और कब तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, हमेशा थोड़ी करेगा, एक निश्चित क्षेत्र तक करेगा। तो उस निश्चित क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए उस निश्चित क्षेत्र के कारण उस दूसरे आवेश पर जो लगने वाला बल है उसको परिभाषित करने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता की परिभाषा देनी पड़ी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। अब हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक। मान लीजिए ये प्लस Q चार्ज है, या यूँ कह सकते हैं कि एक पट्टिका है जिसे क्या किया गया है, धनावेशित, और एक पट्टिका है उसे क्या किया गया है, ऋणावेशित, और इनके मध्य मैंने परीक्षण धनावेश रख दिए, टेस्ट चार्ज रख दिए। हम ये देखना चाहते हैं कि प्लस और माइनस की दो अगर पट्टिकाएं रख दें तो उसके मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे होगा। तो प्लस Q चार्ज प्लस Q को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो ये से दूर जाएगा, ठीक है। माइनस Q चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित, तो ये माइनस की ओर जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन होगी इसकी प्लस Q चार्ज की। तो प्लस Q चार्ज कहाँ गति करेगा, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस और माइनस के बिंदु आवेशों के मध्य या प्लस और माइनस की दो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। इसे पिछले टॉपिक में देखा था कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, बाहर की ओर, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, अंदर की ओर। लेकिन अब प्लस और माइनस का ही एक हमारे पास क्षेत्र बना हुआ है, तो उस प्लस और माइनस के जो क्षेत्र के अंदर दिशा कैसे होगी विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, क्योंकि परीक्षण धनावेश से प्रतिकर्षित होकर गति करेगा कहाँ, ऋणावेश की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी काम आएगा आगे टॉपिक। तो ये आप लोगों का कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके बाद वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए त्रिविम आकाश में एक मूल बिंदु O पर प्लस Q चार्ज है, बिंदु चार्ज है, और इसके कारण आपको बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। बिंदु P के निर्देशांक XYZ मान लेते हैं,
और बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो कितना है, r वेक्टर। बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए पहले आपको दिशा चाहिए। दिशा निकालने के लिए हम क्या रखेंगे यहाँ पर, परीक्षण धनावेश। एक बात मैं आपको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, कभी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युतीय बल की दिशा निकालनी होगी तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युतीय बल की दिशा चाहिए वहाँ सदैव परीक्षण धनावेश को रखा जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युतीय बल की दिशा निकालनी होगी तो दिशा निकालने के लिए उस बिंदु पर सदैव परीक्षण धनावेश को रखा जाएगा। परीक्षण धनावेश जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में विद्युतीय बल लगेगा और उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था E वेक्टर बराबर F वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर। तो बल सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, तो जो दिशा बल की होगी वही दिशा किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की। तो किसी बिंदु पर विद्युतीय बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए सदैव क्या रखा जाएगा, परीक्षण धनावेश। परीक्षण धन आवेश। और जिस दिशा में परीक्षण धनावेश गति करेगा उसी दिशा में विद्युतीय बल की दिशा होगी और उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। अब देखिए कहाँ गति करेगा, प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज के विद्युत क्षेत्र में स्थित है क्या, परीक्षण धनावेश। तो प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये कहाँ गति करेगा, बाहर की ओर, तो बल लगेगा बाहर की ओर। और बल बाहर की ओर होगा तो विद्युत क्षेत्र भी कैसे होगा, बाहर की ओर। अब इसकी थ्योरी की बात है तो मैं थ्योरी आपको डिफाइन कर देता हूँ। चित्रानुसार आकाश में कोई बिंदु आवेश मूल बिंदु 0,0,0 पर स्थित है। इसके कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 रखा गया है। स्पष्ट है कि परीक्षण धनावेश बिंदु P से बाहर की ओर गति करेगा, अतः विद्युतीय बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा OP वेक्टर की दिशा में, OP वेक्टर की दिशा में, OP वेक्टर की दिशा में होगी। दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। चित्रानुसार आकाश के या त्रिविम के मूल बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। इसके कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए परीक्षण धनावेश रखा गया है। और स्पष्ट है कि बिंदु आवेश प्लस Q के कारण परीक्षण धनावेश प्लस Q0 बाहर की ओर गति करेगा, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युतीय बल की दिशा OP वेक्टर की दिशा में होगी। ये इसकी थ्योरी है। इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या तीव्रता, परिभाषा से E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन में Q0 वेक्टर। यहाँ से F वेक्टर क्या आएगा, Q0 E वेक्टर, Q0 E वेक्टर। समीकरण 1। इन दोनों के मध्य कूलाम बल कितना लगेगा, क्योंकि दो चार्ज हैं तो कूलाम बल तो लगेगा। तो कूलाम बल कितना लगेगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R² से निकाले तो F वेक्टर बराबर K Q1 की जगह तो Q आ जाएगा और Q2 की जगह Q0 आ जाएगा और R² की जगह R², साथ में आएगा R कैप। और R कैप की दिशा OP वेक्टर की दिशा में, R कैप की दिशा OP वेक्टर की दिशा में। सही है, क्योंकि बल तो बाहर ही लग रहा है OP वेक्टर की दिशा में। यहाँ से ये F वेक्टर की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दें यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा, बाय 1 and 2 बाय 1 and 2। F वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, या दोनों F वेक्टर की वैल्यू आपस में बराबर रख दीजिए। तो Q0 E वेक्टर, दोनों F वेक्टर की वैल्यू है, चाहे तो F वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, एक ही बात है। K Q Q0 R² R कैप, Q0 से Q0 कैंसिल। तो E वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास,
ई वेक्टर की वैल्यू आ गई आपके पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है। यदि अदिश रूप लिखना चाहें हम तो अदिश रूप क्या आएगा? अदिश रूप आएगा आपके पास ई बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आएगा? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और यही बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र है। यह बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक है। कभी कभी हम तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को साधारण तीव्रता भी कह देते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। तीनों मतलब ये है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दीजिए, तीव्रता कह दीजिए, या विद्युत क्षेत्र कह दीजिए, तीनों का एक ही अर्थ है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म है ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। साधारण सा टॉपिक है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और यदि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा वो देखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम अभी करवाया था, और ये दूरी है मीटर में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये दूर जाएगा। पहले तो ये चेक करते हैं क्या ये बात सही है क्या? प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र है। अब ये प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू से प्लस क्यू चार्ज परिक्षेत्र आवेश दूर जाए, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इससे इसका विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। और एक जगह ऐसी आएगी जहाँ परिक्षेत्र आवेश को रखने पर कोई बल अनुभव नहीं करेगा। तो स्पष्ट पता लग रहा है कि जैसे जैसे बिंदु आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटेगा, और पास आएंगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। क्योंकि जितना आप इसको पास लेके जाओगे इसके, ये उसको उतने ज़्यादा क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो बिंदु आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र घटता है और पास आने पर बढ़ता है। अब यहाँ से देखते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, ये व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग के, तो यहाँ पर जब आर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, वही हमने यहाँ देखा। और जब आर घटेगा तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। तो मतलब थ्योरेटिकल जो हमारा पोर्शन है वो मैथमेटिकल पोर्शन से मैच कर रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घट रहा है, और जब आप इधर आओगे तो डिस्टेंस कम होगी तो विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। इसी ग्राफ को यदि हम 1 में आर स्क्वायर की फॉर्म में प्लॉट करें, वन में आर स्क्वायर, जो विद्युत क्षेत्र है वो आर स्क्वायर के तो व्युत्क्रमानुपाती है। आर स्क्वायर के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन 1 में आर स्क्वायर के इस पूरी क्वांटिटी की क्या है? समानुपाती। तो हमने यहाँ पे आर 1 में आर स्क्वायर लिखा है। ध्यान देने की बात है, ये यहाँ पे ओनली आर लिखा है। तो ये विद्युत क्षेत्र आर के तो क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन 1 में आर स्क्वायर के क्या है? समानुपाती। तो 1 में आर स्क्वायर के समानुपाती का ग्राफ ये बनेगा। तो ये दोनों ग्राफ हैं, ये मात्रक ये फॉर्मूला है दोनों का। एक स्पेशल केस, जो स्पेशल केस है वो क्या है? यदि बिंदु आवेश ऋणात्मक -q हो तो तीव्रता, यदि बिंदु आवेश धनात्मक ना और कैसा हो? ऋणात्मक, क्योंकि हमने यहाँ पे तो बिंदु आवेश धनात्मक लिया था। तो तीव्रता का फॉर्मूला आएगा E बराबर -kq अपॉन में आर स्क्वायर। क्या आएगा? -kq अपॉन में आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म लिखें तो -kq अपॉन में आर स्क्वायर। परिमाण में तो दोनों इक्वल ही आएंगे, परिमाण तो kq अपॉन में आर स्क्वायर ही है। वेक्टर फॉर्म लिखें इसका तो ये आएगा -kq अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। यदि बिंदु आवेश ऋणात्मक हो, परिमाण लिखा है सिर्फ, ये ओनली परिमाण है। परिमाण तो दोनों का सेम ही है, kq अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आएगा ई वेक्टर बराबर -kq अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। क्यों? क्योंकि प्लस q आवेश के कारण ये गति कर रहा था OP वेक्टर की दिशा में, बाहर की ओर। कहाँ गति कर रहा था? बाहर की ओर।
यदि इस प्लस की जगह -Q4 रख दूं तो इसके कारण ये कहाँ गति करेगा, नीचे, कहाँ गति करेगा, नीचे। तो इसकी दिशा OP वेक्टर में नहीं होगी, OP वेक्टर के विपरीत कहाँ होगी, अंदर की ओर। तो OP वेक्टर की दिशा की क्या है, विपरीत है। विपरीत होने के कारण क्या लगा दिया, माइनस साइन। तो यहाँ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता OP वेक्टर के विपरीत नीचे की ओर होगी। तो ये आपका बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।